हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया था और हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज मोशन इन अ प्लेन वो भी कंप्लीट कर लिया था। आज अब हम बात करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर पर, जो कि है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है। जल्दी से इनको हम लोग दोबारा पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे साथ ही साथ। क्लियर? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए, मोशन के रिगार्डिंग न्यूटन ने कुछ सन 1600 के आसपास, क्लियर, 1600 1700 के आसपास में लॉज दिए थे 3 मोशंस के रिगार्डिंग। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, देखने में सुनने में बहुत इजी होते हैं, बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स का जो मेन पिलर्स हैं ये यही लॉज हैं। मैकेनिक्स पार्ट जो है आपकी फिजिक्स का, उसके मेन पिलर्स जो हैं वो यही 3 लॉज हैं गाइस, ठीक है। वन बाय वन जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ a body is at rest, it remains at rest, and if a body is in motion, it remains in motion unless an external force applies on it in order to change its state. देखिए, ये आपका बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट लॉ हो जाता है न्यूटन्स का। क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, हमेशा रेस्ट में रहेगी अगर वो रेस्ट में ही है तो। इफ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा या कब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन इट इन ऑर्डर टू चेंज इट्स स्टेट। उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक वो अपनी स्टेट में ही बना रहेगा। यह आपका फर्स्ट लॉ होता है। क्लियर? अगर कोई चेयर अपनी जगह पर रखी हुई है तो वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल 10 साल तक उसी पोजीशन पर बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, कोई हवा या कोई पर्सन उसको आकर के उसकी जगह से नहीं हिला देता फोर्स लगा करके। क्लियर? अगर वो फोर्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है या मोशन की भी हो सकती है। क्लियर? तो ये आपका सिंपल लैंग्वेजेस में क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, या दिस लॉ is also called law of inertia। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं गाइस। क्लियर? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? सबसे पहले इस इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जो था वो गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने। इनर्शिया क्या होता है अगर इसको हम डिफाइन करें तो इट इज द इंटरनल
property of any mass body. It is the internal property of any mass body which always opposes opposites the change of state of body, which always opposes the change of state of body up to some extent. देखिए इनर्शिया की सिंपल डेफिनेशन ये हो जाती है, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मास बॉडी विच ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी अप टू सम एक्सटेंट। इनर्शिया क्या होता है, हर मास बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। जिस बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास है उसके पास में ये प्रॉपर्टी जरूर होगी कि वो अपनी चेंज ऑफ स्टेट का एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक, एक लिमिट तक क्या करती है, अपोज करती है। अगर कोई मास ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है उसे मूव करवाने के लिए तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक क्या करेगा, उस फोर्स को अपोज करेगा, क्योंकि उसको वहां पर अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना है। क्लियर? सिमिलरली अगर कोई मास ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा अप टू सम एक्सटेंट, उसको रेस्ट में नहीं आना है। क्लियर? जैसे कि अगर हम रेस्ट पर होते हैं, ठीक है, तो देखिए इसको हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। इनर्शिया को हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। देखिए देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तीन टाइप्स का होता है इनर्शिया गाइस। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, वो अपने चेंज ऑफ स्टेट को मोशन में आने के लिए थोड़ा एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक अपोज करेगी। इसका एग्जांपल क्या है, जर्क फील्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन when a bus suddenly starts। क्या कह रहा है, जैसे ही हम कोई पैसेंजर है, मान लीजिए वो बस में बैठा है और बस रुकी हुई है और सडनली एकदम से बस स्टार्ट हो जाती है, तो वो पैसेंजर जो है वो पीछे की डायरेक्शन में, पीछे की तरफ क्या फील करता है, जर्क फील करता है, एक झटका फील करता है। क्यों फील करता है, क्योंकि देखिए अगर बस रेस्ट में है तो मेरी बॉडी भी रेस्ट में है, अपर बॉडी पूरी रेस्ट में है और मेरे फीट्स जो है वो बस के फ्लोर के साथ में अटैच्ड हैं। जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होती है तो मेरे जो फीट्स हैं, ठीक है, मेरा जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वो बस के साथ में आगे मोशन में चला जाता है, लेकिन अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में ही है, क्योंकि वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, इसलिए अपर बॉडी पीछे छूट जाती है और आपके फीट्स जो है वो आगे चले जाते हैं। इस वजह से आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क फील होता है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वहीं पर सेकंड वन इज inertia of motion। Example, again, jerk feels in forward direction when a bus suddenly stops। अगर बस चल रही है, हम बस के साथ साथ चल रहे हैं, बस के अंदर बैठे हैं और बस का ड्राइवर सडनली बस को ब्रेक अप्लाई कर देता है, बस पर ब्रेक अप्लाई कर देता है, तो बस तो रुक जाती है
और हम आगे की तरफ एक जर्क, एक धक्का फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी बस के साथ में मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। लेकिन बस के ड्राइवर ने उसको क्या कर दिया, एकदम से बस को रोक दिया, तो हमारी बॉडी को थोड़ी ना पता है कि अब रुकना है, तो हमारी बॉडी तो अभी भी स्टिल इन मोशन है। क्लियर है? और इनर्शिया की वजह से वो मोशन में ही रहना चाहेगी। इस वजह से हम बस को रुकने के बाद में भी हम आगे की तरफ क्या कर जाते हैं गाइस, मूव कर जाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाता है आपका जर्क फील्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ बस सडनली गेट स्टॉप्स। थर्ड टाइप जो होता है इनर्शिया का, वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्लियर? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब, ठीक है, एग्जाम्पल, falls outward direction, outward direction when bus suddenly takes turn, बस सडनली टेक्स टर्न। अगर हम बस के साथ साथ चल रहे हैं, बस भी चल रही है और आगे कोई सर्कल आ जाता है, कोई टर्न, शार्प टर्न आ जाता है और बस का ड्राइवर सडनली बस को क्या करता है, टर्न कर देता है, तो हम बाहर की तरफ गिरते हैं, है ना? हमें बाहर की तरफ क्या होता है, एक जर्क फील होता है, हम बाहर की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि देखिए हम स्ट्रेट चल रहे थे, बस भी स्ट्रेट चल रही थी, लेकिन बस सडनली क्या हो गई, स्टॉप। लेकिन हम तो अभी भी उसी डायरेक्शन में हैं, हम स्टॉप नहीं हुए हैं। हम अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक है, हैबिचुअल हो रखी है। इस वजह से आपको बाहर की डायरेक्शन में एक जर्क फील होता है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया होता है, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखिए इनर्शिया बेसिकली तीन टाइप्स के हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? ये तीनों ही पार्ट्स जो हैं ये आपके फर्स्ट लॉ के पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहां पर आपका फर्स्ट लॉ जो है ये बेसिकली कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? नाउ सेकंड लॉ स्टार्ट करने से पहले, हम एक हेडिंग पर आते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? देखिए अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात तो ये क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है विच tells about the quantity of motion, जो आपको क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बताता है गाइस, विच टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बताती है। क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे। देखिए इसको P से डिनोट किया जाता है, P से। वेक्टर क्वांटिटी फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ऊपर से हटा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। P इज इक्वल्स टू P वेक्टर इज इक्वल्स टू mv वेक्टर। डायरेक्शन हो जाती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम की डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। SI यूनिट, SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, SI यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं आप? क्लियर? डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
डायरेक्शन कहां होगा इसका? हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये हो जाता है लीनियर मोमेंटम। क्लियर? देखिए लीनियर मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन कैसे बताती है, हम इसको समझते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है? जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास में आपकी तरफ एक ट्रक आ रहा है हैवी मास का, और एक बाइक आ रही है, क्लियर है, जो कि कंपैरेटिवली लाइटर मास की होगी। अगर दोनों आपके तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा हैवी डैमेज कौन करने जा रहा है? आप पता कर सकते हैं कि ट्रक आपको हैवी डैमेज कर रही है या बाइक। देखिए ट्रक और बाइक का मतलब क्या हो गया कि आपको कहीं ना कहीं उनके मासेस के बारे में पता है कि हम जानते हैं कि ट्रक का मास ज्यादा है, बाइक का मास कम है, तो आपका जनरली आंसर होगा कि हाँ ट्रक हमें ज्यादा क्या करेगी? हैवी डैमेज करेगी, अगर वो हमसे कोलाइड करती है या टकराती है तो। क्लियर? बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं ये कह दूं कि ट्रक की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ट्रक की क्या स्पीड है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बट बाइक की स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड। बाइक की स्पीड क्या है? 200 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए आपको ज्यादा डैमेज कौन करेगा? करेक्ट, आपका आंसर चेंज हो चुका है, आप कहेंगे कि बाइक ज्यादा डैमेज करेगी गाइस। क्लियर? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसके पास हाई क्वांटिटी ऑफ मोशन है, क्लियर, वो किससे मालूम पड़ता है? वो सिर्फ ना तो उसके मास से कंसीडर होता है और ना ही उसकी वेलोसिटी से कंसीडर होता है, वो मास और वेलोसिटी दोनों की नॉलेज से पता लगता है। क्लियर? आपको मास भी पता होना चाहिए और आपको वेलोसिटी या उसकी स्पीड भी पता होनी चाहिए, तब आप उस ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मोशन के कंसिडरेशन में कुछ रिजल्ट पर आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। क्लियर? या मैं ये कह दूं कि दोनों में से किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो ये भी आपको क्वांटिटी ऑफ मोशन से पता लगेगा। जिसके पास हाई क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको रोकने के लिए आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब जिसका मोमेंटम ज्यादा है, जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसको रोकने के लिए हमें हाई क्वांटिटी ऑफ फोर्स की, हाई अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी गाइस, ऑपोजिशन फोर्स की। तो यही आपका क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, जो कि हमें क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? आई होप नाउ इट इज क्लियर। चलिए, तो मोशन की बात करें, अगर मोमेंटम की बात करें तो P क्या है? mv। अगर देखा जाए P और V के बीच में ग्राफ देखें, M को कांस्टेंट रखकर, M को कांस्टेंट रखकर। क्लियर? मतलब अगर आपका M क्या है बेटा? M अगर आपका यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे आपकी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका मोमेंटम बढ़ता है। क्लियर? सेकंड, P इज इक्वल टू mv, और हम ग्राफ देख रहे हैं P के बीच में और V के बीच में, P के बीच में और V के सॉरी M के बीच में, कीपिंग नाउ वेलोसिटी कांस्टेंट। V क्या है यहां पर? कांस्टेंट। क्लियर? तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा आपका मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? If two objects having equal momentums, equal momentums, P1 equal to P2, माने M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, दो ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर दोनों के मोमेंटम्स इक्वल हैं तो यहां पर M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू क्या? V1 अपॉन V2 होगा। M1 अपॉन M2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 होगा। कहने का मतलब अगर आपका मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास और वेलोसिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा गाइस। किस तरह का रिलेशन होगा? इनवर्स। जिसका मास ज्यादा उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम, जिसका मास कम उसकी स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा। तो अगर मैं यहां पर मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ देखता हूं V
और मास के बीच में कीपिंग मोमेंटम कांस्टेंट, तो ये ग्राफ इस तरह से मिलता है। क्लियर? मास और वेलोसिटी के बीच में अगर हम रिलेशन देखते हैं, कीपिंग योर वेलोसिटी, कीपिंग योर मोमेंटम कांस्टेंट, तो आपको इस तरह का क्लियर ग्राफ देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये क्या हो जाता है आपका मोमेंटम। ये सारी नॉलेज आपकी मोमेंटम की हो जाती है, लीनियर मोमेंटम। अब ये नॉलेज हमने क्यों गैदर की? क्योंकि इसका यूज आएगा हमारे सेकंड लॉ में, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या हो जाएगा? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the amount of external force applied on the body, ये आपके सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। क्लियर? क्या कह रहा है सेकंड लॉ के अगर किसी बॉडी पर जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, बॉडी के मोमेंटम में चेंज टाइम के साथ में उतना ही ज्यादा आता है। एफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल ना भी लिखें तो एफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डीटी। डीपी अपॉन डीटी का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम, चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहां पर ये क्या बन जाता है? के डीपी बाय डीटी इन एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम में के की वैल्यू 1 मानी जाती है, इसलिए यहां पर एफ जो है आपका वो डीपी अपॉन डीटी के इक्वल हो जाता है। ये आपका सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट बन जाता है। एफ इक्वल्स टू डीपी अपॉन डीटी, एफ इक्वल्स टू डीपी बाय डीटी। देख सकते हैं गाइस, एफ इक्वल्स टू डीपी बाय डीटी। अब ये जो डीपी बाय डीटी है, ये जो डीपी बाय डीटी, सॉरी, सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट आया है हमारे पास, सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू डीपी अपॉन डीटी। क्लियर? इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म का मतलब एफ इज इक्वल्स टू डी एम वी बाय डी टी, डी एम वी बाय डी टी। और इस डी एम वी बाय डी टी को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, एम डी वी बाय डी टी प्लस वी डी एम बाय डी टी। क्लियर? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों में से कोई भी कांस्टेंट हो सकता है या कोई भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, या दोनों ही कांस्टेंट ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। क्लियर? ये इसकी जनरल फॉर्म हो जाती है। ना अगर मैं इसको दो पार्ट्स में, ठीक है, बाइफरकेट करूं, यहां पर अगर हम ये मान के चलें, इफ m इज कांस्टेंट,
अगर ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट पर मास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पर f की वैल्यू सिर्फ क्या बन जाती है, m dv अपॉन dt। कांस्टेंट मास के लिए f की वैल्यू m dv बाई dt हो जाएगी, और ये आगे वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और dv बाई dt को गाइस आप लिख सकते हैं, dv बाई dt को आप लिख सकते हैं m इंटू ए। तो f इज इक्वल टू एम ए वाला जो फॉर्मूला है वो आपके पास में यहीं से आता है, आपके पास f इक्वल्स टू एम ए। देख लीजिए, जब मास कांस्टेंट हो तो सेकेंड लॉ से f इक्वल्स टू क्या बनता है, एम ए। वहीं पर अगर इफ v कांस्टेंट हो, क्या हो, v कांस्टेंट हो और रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कांस्टेंट ना हो, तो f जो है आपका वो बन जाता है v dm बाय dt। v dm बाय dt, आपको फोर्स मिलेगा v dm बाय dt। ये कहां देखने को मिलेगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा हमें रॉकेट प्रपल्शन, देखेंगे हम अलग से, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट सिस्टम और रॉकेट प्रपल्शन में। ठीक है, रॉकेट जब ऊपर फ्लाई करता है ना, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और उसका जो मास होता है वो लगातार गैसेस की फॉर्म में क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो वहां पर जो उस रॉकेट को थ्रस्ट और फोर्स जो ऊपर उठने के लिए मिलता है वो v dm बाई dt से कैलकुलेट होता है। वहीं पर कन्वेयर बेल्ट सिस्टम जो होता है ना, जो सामान ढोने के लिए एयरपोर्ट्स पर देखा होगा आपने, कन्वेयर बेल्ट होता है जिसके अंदर बैग रखते हैं, तो वो बैग बेल्ट की हेल्प से मूव होते होते आगे पहुंच जाता है। तो कन्वेयर बेल्ट की जो स्पीड होती है अगेन वो कांस्टेंट होती है गाइस, लेकिन उस पर जो मास गिर रहा होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है टाइम के साथ। तो उस कन्वेयर बेल्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है। क्लियर? तो ये आपके सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर आज हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको ये दोनों लॉज समझ में आए होंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और कल हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में इंपल्स पर, जो कि सेकंड लॉ का ही पार्ट है। क्लियर? तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं का कंप्लीट करते हैं गाइस। चलिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लास के साथ में अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।